दोस्तों नमस्कार। जनता तो समझने लगी है, अब नेता मंत्री को भी समझ में आने लगा है। खुले आसमान तले दिन के उजाले में हिंसा ऐसी भड़की कि उसकी आवाज और उसकी लौ दिल्ली में सुनाई देने लगी। दिल्ली के संसद भवन का जिक्र कर लीजिए या फिर प्रधानमंत्री के घर का जिक्र कर लीजिए या फिर गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर, उसका भी जिक्र कर लीजिए। महज 50 से 55 किलोमीटर के दायरे में वह पूरा का पूरा इलाका है जहां पर हिंसा हुई दिन के उजाले में। पुलिस वहां क्यों नहीं थी? हथियार किसने दे दिए? और क्या सांप्रदायिक हिंसा के रूप में इसे देखा जाना चाहिए या फिर एक यह आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और पुलिस और प्रशासन को अब काम इस रूप में करना चाहिए कि यह सांप्रदायिक हिंसा नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य किया गया है, जहां पर इस तरीके की घटना के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को तुरंत करनी होगी। तो क्या सांप्रदायिक हिंसा के जरिए जो वोटों का ध्रुवीकरण होता था उसका यह राजनीतिक प्रयोग था जो फेल हो गया? या फिर इस देश के भीतर में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं उससे पहले हर उस राजनीतिक प्रयोग को परखने की कोशिश हो रही है जो इससे पहले तमाम दौर में होती रही? और मौजूदा वक्त में यकीनी तौर पर क्या जनता समझ चुकी है और अब मंत्री भी समझने लगे हैं, सांसद भी समझने लगे हैं, राज्य के वह तमाम नेता और वो तमाम विधायक भी समझने लगे हैं कि अगर यही हालत रही तो जिस हिंदुत्व या कट्टर मुस्लिम या फिर कट्टरता के आश्रय सांप्रदायिक हिंसा के जरिए जो वोटों को साधने की कोशिश होती है, अब जनता उसका साथ नहीं देगी। तो क्या ये जनता की समझ है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम हो या मोदी सरकार में बैठे हुए दो मंत्री हों या एक पूर्व के मंत्री हों या फिर कोई सांसद हो या फिर कोई स्पीकर हो, इस बात का जिक्र करने लगे कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन के फेल होने का नतीजा है और कार्रवाई होनी चाहिए। इनपुट भी था, जानकारी भी थी, लेकिन हथियार कौन दे रहा था इसका पता आप नहीं लगा पाए। ध्यान दीजिए तो जिन इलाकों में यह सब कुछ हुआ या उसके बाद जो प्रभाव पड़ा है, उन इलाकों से दिल्ली तक लोगों की आवाजाही रोज की होती है। वह गुरुग्राम का इलाका हो, रेवाड़ी का इलाका हो, पलवल का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो, सोहना का इलाका हो, पटौदी का इलाका हो, मनेसर का इलाका हो, इन तमाम जगहों से लगातार आवाजाही। लोग नौकरी करने आते हैं, बहुत सारे लोग सरकारी और वह भी केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, वह भी इस एनसीआर में रहते हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेट बंद, तमाम संस्थान बंद, शिक्षण संस्थानों में सारी चीज़ें टल गई, 10वीं और 12वीं की परीक्षा टल गई, लोग घर से काम नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट बंद है। अब लोग करें तो क्या करें, बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए इलाके को लेकर। और जनता अब इस बात को समझने लगी कि क्या वाकई 2024 के चुनाव से पहले यह एक राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं और उस प्रयोगशाला तहत संघ के क्या वह संगठन आकर खड़े हो गए हैं या फिर दूसरी तरफ कट्टर मुस्लिम खड़े हुए हैं, या फिर ये नई परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक प्रयोग तो हो रहे हैं लेकिन जनता ही उसे फेल कर दे रही है। क्योंकि ब्रज मंडल 84 कोस यात्रा इस निकालने के पीछे ऐलान विश्व हिंदू परिषद का, दुर्गा वाहिनी का, बजरंग दल का, और उन इलाकों में यह हिंसा होती है जहां मुस्लिमों की तादाद सबसे ज़्यादा। नूह के इलाके में तकरीबन 11 लाख लोगों की जनसंख्या है जिसमें 7.5 लाख मुस्लिम हैं, 3.5 लाख हिंदू हैं। तो इस देश की राजनीति को साधने के लिए अगर राजनीति इस तर्ज पर प्रयोग कर रही है और जनता समझ रही है तो उसका असर पहली बार खुलकर यह नजर आने लगा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम को कहना पड़ा कि यह ऑफिशियल मैनेजमेंट के फेल होने की कहानी है। जो मुख्य पुलिस अधिकारी हैं इस दौर में क्यों गायब थे और यह यात्रा से पहले जो आयोजन किया गया था प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई? दुष्यंत चौटाला इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन स्पीकर एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हर इनपुट पुलिस प्रशासन के पास था, बावजूद इसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीजेपी के हैं, जहन में रखिएगा, और आरएसएस से जुड़ा हुआ विंग इस प्रदर्शन को कर रहा था जहां पर यह हिंसा होती है। बात यही नहीं रुकती है। राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम के सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनका सवाल और आगे बढ़ता है कि हथियार किसने दिए, इसका पता कौन लगाएगा? तलवार, डंडे, भाले, इसको लेकर प्रोसेशन में कैसे चला जाता है और ये सौंपे गए तो क्यों सौंपे गए?
कोई तलवार लेकर प्रोसेशन में जाता है क्या? और सवाल ये था कि आज़ादी के बाद जिन मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसी घटनाएं अभी तक नहीं हुई, यानी बीते 75 सालों में, वैसी घटना इस दौर में क्यों हो रही है? ये कोई सवाल कोई दूसरा नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री उठा रहे हैं। पहला मैसेज क्या है? पहला मैसेज बहुत साफ है कि अगर ये राजनीतिक प्रयोग है तो ये फेल हो चुका है। अगर यह सोच है कि सांप्रदायिक हिंसा के जरिए वोटों का समीकरण और ध्रुवीकरण दोनों हो जाएंगे, सध जाएंगे, यह फेल हो चला है। क्योंकि ध्यान दीजिए, हिसार के पूर्व सांसद हुआ करते थे, जो केंद्र में पूर्व मंत्री भी रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनका यह कहना था कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्या इर्द गिर्द जो देश की घटनाएं हो रही हैं, जो अलग अलग जिलों में हो रहा है, उसकी वजह से हो रहे हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कि हिसार से अब सांसद है। और याद कीजिए तो जो किसानों को लेकर 3 कानून प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे, उसका विरोध करते हुए वह किसानों के साथ बैठे थे। यानी राजनीति अगर साधनी है तो अब वो राजनीति सिर्फ इस देश के अगवा चेहरों के आश्रय नहीं साधी जा सकती है। अपने इलाके की परिस्थिति को देखना होगा और इस देश में जनता के मिजाज को भी समझना होगा। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर, यह भी मंत्री हैं मोदी सरकार में, इनका बहुत साफ कहना था कि हथियारों से सांप्रदायिक सद्भाव को कौन डिस्टर्ब कर रहा है। जब हरियाणा में 8.5 बरस से सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, उसको डिस्टर्ब करने की दिशा में क्यों कुछ लोग बढ़ रहे हैं और ये लोग कौन है? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, उसके बाद एक कई नेता मंत्री जो निकल कर आए, उन्होंने एक ही सवाल उठाया। इस दौर में किसी ने जिक्र आरएसएस का नहीं किया, किसी ने जिक्र मुस्लिमों का नहीं किया, किसी ने जिक्र कट्टर हिंदुत्व का नहीं किया, किसी ने जिक्र कट्टर मुसलमान का नहीं किया। यानी राजनीति साधने के जो सांप्रदायिक हिंसा के तौर तरीके थे, जनता इस बात को समझने लगी और उसने इन बातों को फेल कर दिया। नेताओं पर इसका असर पड़ना वाजिब था। तो क्या मौजूदा वक्त में पहली बार इस देश के भीतर में जो सांप्रदायिक हिंसा के आश्रय राजनीति को साधने निकलना चाहते थे, अब उनके सामने संकट गहरा गया है? वो समझने लगे हैं कि स्थिति अगर इस रूप में रही तो फिर कुछ नए उपाय करने होंगे, और नए उपाय कौन से होंगे, अब इस दिशा में लोग देखना शुरू कर दें। या फिर भारत की राजनीति में जनता के सामने पहली बार ये सवाल आ चुका है कि अगर हम इन परिस्थितियों में खुद को फंसा देते हैं तो फिर ये राजनीतिक प्रयोग और उसके ऊपर फिर मीडिया जिस रूप में तूल पकड़ना चाहता है और तूल पकड़ाना चाहता है, उसमें आप चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि सुबह से लेके अगले सुबह तक लगातार 24 घंटे एक ही बात परोसी जाएगी, किस रूप में कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था। इस देश की जनता का जिक्र पहली बार निकल कर आ रहा है। जनता ने संयम और खामोशी के साथ उन तमाम परिस्थितियों को देखा, कैसे कहां पर हिंसा हुई। एक के बाद एक दुकानों को कौन लूट रहा है, एक के बाद एक गाड़ियों में आग कौन लगा रहा है, एक के बाद एक मस्जिद में किसने हमला किया, इमाम की हत्या किसने की, हवलदार को किसने मारा। ये सारी चीजें रेंग रही हैं, सीसीटीवी कैमरे में हर बात कैद की जा रही है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा कि दरअसल इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद 23 जगहों पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में प्रदर्शन करना चाहता है, इस पर रोक लगाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा, हम प्रदर्शन को रोक नहीं लगा सकते हैं, आप रूल ऑफ लॉ लागू क्यों नहीं करते हैं? सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगाइए जहां से यह प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारियों को जिम्मेदारी दीजिए, अधिकारियों के ऊपर यह दायित्व लगाइए कि वह इस तरीके से हिंसा को ना होने दें। अगर आपको हिंसा का खतरा है तो आप वहां पर सिक्योरिटी और बढ़ा लीजिए। और ये तमाम परिस्थिति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक 4 बातें कहीं। कोई हिंसा, आगजनी, जालमाल का खतरा नहीं होना चाहिए, वह प्रतिबंध नहीं लगाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक, वहां पर जो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको भी कर डालिए। सीसीटीवी के जरिए निगरानी पूरे इलाके में रखने की तैयारी कीजिए और अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैसेज इस देश के लिए पहली बार राजनीतिक तौर पर इसलिए कहीं बड़ा हो चला है कि अगर इस हिस्से को
आप राष्ट्रीय तौर पर परखना चाहें तो एक क्षण के लिए आपके जहन में बरेली की घटना आ सकती है, आपके जहन में मणिपुर भी आ सकता है, आपके जहन में बंगाल भी आ सकता है और राजस्थान भी आ सकता है। रूल ऑफ लॉ पर चर्चा अभी तक नहीं हो रही थी। पहली बार कानून के राज पर खुले तौर पर चर्चा करने की स्थिति में संतरी, मंत्री, अधिकारी सभी आकर खड़े हो गए हैं। यानी राजनीतिक शब्दों को अगर ऐसी हिंसा के दायरे से अलग कर दिया जाए तो एक झटके में उसी रूल ऑफ लॉ का जिक्र होगा जो गायब है पूरे मणिपुर से, और सुप्रीम कोर्ट लगातार चाहता है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ हो, जो गायब हो गया बीते 3 महीनों से। बंगाल के भीतर भी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील इलाकों में लोगों को अगर असुरक्षित कर दिया जाए तो वह सुरक्षा तलाशने के लिए उस इलाके के नेताओं के पास जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन को हाँकती है। ट्रेनिंग यही रही है, और इसी ट्रेनिंग का असर है कि पुलिस अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी, उसने भी इस दौर में खुद को राजनीतिक दलों के साए तले देखना शुरू कर दिया, और उसकी तमाम क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होती थी फील्ड में, जब वो इस तरीके से खुले आसमान तले कहीं पर हिंसा हो रही है उसको काउंटर करना चाहता था तो वो झटके में आ जाता था। कहीं उसको कोई हरी चादर दिखाई दे जाए या फिर कहीं उसको भगवा रंग दिखाई दे जाए, वो अपने आप को क्या बांट लेता था। ये परिस्थिति इस देश के भीतर लगातार रही। इसलिए ध्यान दीजिए, जब बंगाल का जिक्र होता है तो ये समझना होगा वहाँ 27% मुसलमान है। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज़्यादा मुस्लिम है, 3 जिले ऐसे हैं जहां 75% से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मुसलमानों को इस देश के भीतर असुरक्षित बना दीजिए, और सुरक्षा पाने के लिए हिंदुत्व के भीतर वो जहर भर दीजिए जिसके आसरे लगे कि उनकी सुरक्षा तभी संभव होगी जब इनको काउंटर करने के लिए कोई सत्ता मौजूद होगी। ये राजनीतिक तौर पर प्रयोग इस देश के भीतर खूब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मौजूदा बीजेपी सत्ता ही इस कटघरे में खड़ी है, ममता बनर्जी इस कटघरे में खड़ी है, और इस देश के भीतर में हर वो राजनीतिक दल जिसको अपना वोट जुगाड़ करना पड़ता है, ये राजनीतिक प्रयोग करता चला आया है। लेकिन बीते 9 बरस में जो ट्रेनिंग इस देश के भीतर हुई, वो पहली बार उस मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है जहां पर इस देश के भीतर अब ये सवाल है कि 2024 को लेकर अगर इस तरीके के राजनीतिक प्रयोग जो नूह में हुआ है और उसका प्रभाव उस पूरे इलाके में पड़ गया, और गुरुग्राम जैसे इलाके में जहां पे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की मौजूदगी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वहां पर उत्पादन देती है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, मैसेज दुनिया भर के भीतर क्या जाएगा, ये सवाल भी बड़ा है, और जनता की संयम परिस्थितियां भी उससे भी आगे इस दौर में हो चली है। तो क्या ये माना जाए कि जो पारंपरिक ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग के दायरे में इस इलाके के पुलिस अधिकारी और प्रशासन समझ नहीं पाया कि आने वाले वक्त में उंगली उन्हीं पर उठेगी, और शायद जो नारे लगा रहे थे उनके भीतर भी ये सवाल नहीं आया कि आने वाले वक्त में उन पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि जब जनता के भीतर और बहुसंख्य जनता के भीतर वो किसी भी धर्म जाति से जुड़ी हुई हो, एक संयम की स्थिति आती है और उसे लगता है कि उसे इस तरीके के बवाल हिंसा के भीतर शामिल कराकर उसकी जिंदगी को और परेशानी में डाला जा रहा है, तब वो एक कदम पीछे लेती है और देखना शुरू करती है कि दरअसल रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर तमाम मामलों को लेकर इसी पर उंगली रखी कि कानून का राज होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, और अभी तक की ट्रेनिंग थी कि जो सत्ता के करीब रहेगा वो अधिकारी, वह पुलिस वाला कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, आने वाले वक्त में उसको उसके साथ प्रमोशन भी मिल जाएगा। यही स्थिति सामाजिक तौर पर इस देश में राजनीति के जरिए पसारी गई। अब क्या उस पर ब्रेक लग गई? अभी ब्रेक लगी नहीं है। अभी राजनीतिक प्रयोग कई मायनों में बहुत बड़े होने हैं। इसका एक असर हमको लगता है बार बार एक माइलस्टोन कर्नाटक इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में जब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया तो देश भर में बजरंग बली के साथ जोड़कर विरोध प्रदर्शन की स्थिति में बीजेपी और आरएसएस दोनों आकर खड़ी हो गई, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में कोई हिंसा नहीं हुई। सामान्य तौर पे सबने प्रदर्शन किया और चुनाव परिणाम ने हरा दिया।
अल्टीमेट जब चुनाव परिणाम हो जाए और चुनाव में जीतने और हारने की परिस्थिति में किए जा रहे राजनीतिक प्रयोग अगर फेल होते हुए नजर आए, तो फिर राजनीति क्या करेगी और फिर उसके बाद जनता अपने तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर क्या सोचेगी, यह सवाल मौजूदा वक्त में बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि जो राजनीतिक परिदृश्य 2024 से पहले दिखाई दे रहा है, उसमें एक बात साफ है कि हिंदुत्व के आश्रय राजनीति को साधना फेल हो गया। यह बात समझ में आ रही है कि जो मुस्लिमों के नाम पर भी राजनीति को साधते थे और उनको असहाय बताकर या उनके साथ खड़े होकर खुद एग्रेसिव भाषण देते थे, जिसको हम कह सकते हैं नफरत के बोल बोलते थे, वह राजनीति भी अब सध नहीं पा रही है, जो खास तौर से उन्हीं लोगों से जुड़े हुए राजनीतिक दल अपने तौर पर उभर कर आए। इसीलिए ध्यान दीजिए, जिसका जिक्र हमें लगता है बार बार होना चाहिए, एक तरफ कर्नाटक का चुनाव परिणाम, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के भीतर पंचायत चुनाव के भीतर हिंदू वोटों का बीजेपी से कम हो जाना और मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता बनर्जी का वोट कम हो जाना। यह दोनों परिस्थिति बतलाती है कि इस देश की जनता कुछ नया टटोल रही है, कुछ परिस्थितियों को देख रही है, या जो चली आ रही परंपरा थी उसमें अब वह उस हिंसा में शरीक होना नहीं चाहती है, वह विरोध करती है। और नेताओं को भी लगने लगा है कि उस समीकरण के आश्रय अब चुनाव जीत नहीं सकते थे जिसमें कहीं 80-20 का खेल हो, कहीं 40-60 का खेल हो। यह खेल नहीं चलेगा। तो आपको राजनीति जो भी साधनी होगी वो जनता की मनस्थिति के अनुकूल खुद को खड़ा करना होगा। इसीलिए 3-4 नाम हमने जानबूझ के लिए, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम, दूसरा नाम कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम, एक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नाम, एक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का नाम। ये नाम जानबूझ कर लिए क्योंकि यह लोग बीजेपी से जुड़े हैं और पहली बार उस राजनीति पर अटैक कर रहे हैं या उस राजनीति को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, जिसके जरिए आने वाले वक्त में उनकी अपनी राजनीति संकट में पड़ जाए। या मैसेज इस देश के भीतर यह रहना चाहिए कि जो राजनीति चूक गई उसके बाद की परिस्थितियों को आप देखना शुरू कीजिए। 3-4 सवाल आखिर के जो सबसे महत्वपूर्ण हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि 2024 से पहले या अरसे बाद जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा के रूप में इस हिंसा को रखने की जो सोच थी वह फेल क्यों हो गई, और अगर फेल हो गई तो ये भारतीय राजनीति में पहली बार उस प्रयोग का फेल होना है जिसके जरिए जनता को भी अपनी राजनीति में साथ लाने की सोच और लोगों को असुरक्षित करना और पुलिस प्रशासन को कुंद कर देना, यही सारी चीजें चलती थी। पहली बार ये हो रहा है। दूसरा सवाल, अगर हिंदुत्व का आश्रय इस देश के भीतर में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो 2024 की चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम एक झटके में हर राजनीतिक दल को उसके अपने मुद्दों के आश्रय लाकर खड़ा कर देंगे जहां जनता का मुद्दा जरूरी होगा। तीसरी बात, राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस पासमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने का जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी के नेता सांसदों से कह रहे हैं रक्षाबंधन के दिन पासमानदा मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधाइए, उनको राखी बांधिए, इस तरीके की परिस्थिति जब इस देश के भीतर बन रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कटुता और नफरत की राजनीति से जनता खुद को दूर करना चाह रही है। और वह चुनाव परिणाम में अगर उसको कर्नाटक के जरिए मैसेज दे चुकी है तो अब आने वाले वक्त में सिर्फ चुनाव ही चुनाव तो हैं। वो मध्य प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो तेलंगाना हो, उसके बाद लोकसभा हो, और फिर उसी के 3 महीने के बाद महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों पर 2024 तक ही तो सारे चुनाव हो जाने हैं। तो इस देश की 96 लोकसभा की सीटें जो 20% से ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों में आती है, उसके दायरे में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र की 5 सीटें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश की 28-29 सीटें ऐसी हैं, पश्चिम बंगाल की 20 सीटें ऐसी है, बिहार की 9 सीट है, असम की 9 सीट है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 6 सीट है, केरल की 9 सीट है। लेकिन जिन इलाकों पर बीजेपी की मौजूदगी है, तो क्या ये 96 सीटें जो इस देश के भीतर में है
वहां पर यह वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक हिंसा के आश्रय या धार्मिक कटुता और नफरत के आश्रय नहीं बन पाएगा। और अगर नहीं बन पाएगा तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? क्या ये माना जाए जो कट्टर मुस्लिम और तुष्टीकरण की राजनीति को साधने की कोशिश करते हैं उनके लिए मुश्किल होगी? जी नहीं। ये पहली बार है इस देश के भीतर का राजनीतिक संदेश 2024 के चुनाव के दायरे में इस देश से जुड़े मुद्दों पर ही बात करनी होगी, अन्यथा जनता उस राजनीति की दिशा में बढ़ेगी जहां पे विपक्षी राजनीतिक दल पहली बार मजबूर हुए एक साथ आने के लिए, और छत्रपों को भी लग गया कि उनके जब वोट ही नहीं मिलेगा साथ आए बगैर तो वो कहां जाएंगे। यह पहला मैसेज मुस्लिमों से निकला है। मुस्लिम अब उन छत्रपों के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है जो छत्रप अपने बूते सोचते हैं हम जीत जाएंगे और 2024 में अनुकूल होगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यह संभव नहीं है। तो समूचे विपक्ष को आना होगा। यह पहला मैसेज निकला है मुस्लिमों के जरिए। दूसरा मैसेज निकल रहा है पहली बार इस राजनीतिक प्रयोगशाला के जरिए, जहां हिंदू मुस्लिम के दायरे में इस देश के भीतर मोटी लकीर खींचकर क्या वाकई चुनाव जीते जा सकते हैं और सत्ता में आया जा सकता है, इस पर पहली बार सवालिया निशान लग चुका है। और तीसरा सवाल इस देश के मुद्दे और उस सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है जो जाति के आधार पर राजनीति, और दूसरी तरफ पेट से जुड़े हुए सवाल जहां पर रोजगार है, महंगाई है, जिंदगी जीने की जद्दोजहद है और प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालकर जीने की स्थितियां आकर खड़ी हो गई है। तो क्या 2024 तक आते आते इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा? बड़ा बदलाव हो या ना हो, लेकिन बदलती राजनीति ने पहली बार नूं से ही यह संकेत दिया है कि वोटों का ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के आश्रय समाज अब बंटने को तैयार नहीं है। कोई बहुत उग्र होगा तो दूसरी तरफ उतनी ही संयमता बरती जाएगी उन इलाकों में भी जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है या जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। दोनों परिस्थिति में और इसके ठीक उलट जहां पर हिंदुत्व के नारों की गूंज है या जहां पर अल्लाह अकबर की गूंज है, ये सारी परिस्थिति उन कट्टर स्थितियों को छोड़ने को पहली बार तैयार है कि जिंदगी जीने की जद्दोजहद में राजनीति के पासे में फंसना नहीं है। और इसकी गूंज जब दिल्ली के संसद के भीतर भी होने लगे और सुप्रीम कोर्ट भी रूल ऑफ लॉ का जिक्र करने लगे तो समझ जाइए इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव वैचारिक तौर पर शुरू हो गया है। अब सत्ता बदले या ना बदले, जनता बहुत चीज़ें खुद बदल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।